everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So as you guys can see, we are starting with a new series that is 30 days 30 session series. इस series में हम लोग 30 days तक 30 sessions करेंगे. That means every day we will do one session and इस session में हम लोग IGNOU के questions solve करेंगे. Now what is this IGNOU questions? You guys all know that sociology subject में IGNOU notes are very important. चाहे वो BA मटीरियल हो, चाहे वो MA मटीरियल हो, नेट का एग्जाम हो, CUET PG हो, गेट एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स में अगर सबसे ज़्यादा कोई रिलायबल सोर्स होता है तो वो है IGNOU. Now, many of the students have this problem कि मैम IGNOU notes इतना ज़्यादा है, इसको शॉर्ट कैसे करें, इसको पढ़ें कैसे. सो यहाँ पर I came up with the idea जिसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डायरेक्टली फ्रॉम योर IGNOU नोट्स. नाउ दीज क्वेश्चंस विल बी एक्सक्लूसिव. ये क्वेश्चंस एक्सक्लूसिवली मैंने बनाए हैं, यानी ये क्वेश्चंस कहीं से भी कॉपी पेस्टेड नहीं है. आई एम रेफरिंग द नोट्स एंड आई एम मेकिंग द क्वेश्चंस. ओके. ना एक चीज़ और है, मेरे जो हिंदी लर्नर्स हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, यू गाइज हैव ऑलवेज रिक्वेस्टेड मी कि मैम जो भी कंटेंट है आपका वो इंग्लिश में है, वाई यू डोंट मेक इन हिंदी, एटलीस्ट ट्रांसलेट कर दिया करिए. सो दिस टाइम व्हाट आई एम डूइंग इज आई हैव ट्रांसलेटेड ऑल द क्वेश्चंस. तो आपको सेशन में हिंदी के क्वेश्चंस भी मिलेंगे. ओके. सो PDF जो मिलेगा वो भी हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी उसको यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ द ओनली मोटिव. माई मोटिव एज अ एजुकेटर इज़ टू हेल्प एज मैनी स्टूडेंट्स एज पॉसिबल. तो हिंदी वाले प्लीज़ मुझे स्पेशली बताना कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ऑन देयर स्पेशल रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस को ट्रांसलेट किया है. एंड यू गाइज नो एक एक क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने में बहुत टाइम लगता है, बट आई एम स्टिल गोइंग टू डू बिकॉज आई डोंट वांट माय हिंदी लर्नर्स टू फील लेफ्ट आउट. ओके. सो अच्छे से पढ़ना है. आई होप आप लोग सब लोग तैयारी कर रहे होगे. CUET PG एग्जाम आने वाला है और साथ में गेट का एग्जाम भी है जो 15 को है. सो ये सीरीज सबके लिए है. किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, दीज क्वेश्चंस विल बी हेल्पफुल टू एवरीवन. ओके. नाउ you guys already know what you have to do. After the session is over, you have to tell me in the comment section कि आपके कितना स्कोर आया. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई वॉन्ट यू गाइज टू ज्वाइन दिस सेशन लाइव. मैं चाहती हूँ ये सेशन आप लोग तभी करो जब ये प्रीमियर होगा, यानी मैं एक टाइमिंग लगा दूंगी इसमें 5 PM या 6 PM, जैसा भी होगा आपको पता चल जाएगा टेलीग्राम के थ्रू कि सेशन कितने बजे होने वाला है. तो आप पहले से रेडी रहिएगा और सेशन को लाइव अटेंड करिएगा, सो दैट जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा यू गाइज विल सी द क्वेश्चन एंड यू गाइज विल सॉल्व इट. आप एक रफ पेपर लेके बैठ सकते हो. देखो हर सेशन में मैं आपको ये चीज़ नहीं बताऊंगी, ठीक है. तो मैं चाहती हूँ जो बच्चे इसको ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग एंड टू एंड तक ज्वाइन रहो. दैट मीन्स अगर 30 सेशंस हैं तो सारे 30 सेशंस में एवरी डे यू हैव टू बी प्रेजेंट. एंड आपको मुझे कमेंट में इसका अटेंडेंस भी देना है कि मैम मैंने अटेंड किया ये सेशन, ठीक है. तो जैसी भी टाइमिंग होगी आपको टेलीग्राम पे पता चलेगी, इसलिए टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन करना. दिस इज़ द टेलीग्राम दैट यू हैव टू ज्वाइन. PDF भी इसका कंपाइल करके मैं इसी टेलीग्राम पे दूंगी, और भी बहुत सारे PDF हैं जो मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ. सो टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन करना. ओके. सो आज डे 1 है इसलिए मुझे इतना सब बताना था. नाउ नेक्स्ट डे से मैं इतनी सारी बातें नहीं करूंगी और सीधे क्वेश्चंस पे आऊंगी, ठीक है, क्योंकि और भी काम है और भी आप लोगों को भी रिवाइज करना है. सो बहुत ज़्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे, ठीक है. ये जितने भी सेशन होंगे ये शॉर्ट होंगे. मैं नहीं चाहती हूँ कि फालतू में ड्रैग करके क्लास को और 30 मिनट और 1 घंटे तक बढ़ाया जाए, राइट. जितना कम टाइम में हम जितना ज़्यादा कर पाएँ उतना अच्छा है, राइट. चलो स्टार्ट करते हैं क्लास. एंड यू गाइज नो आपको मुझे चैट में या फिर कमेंट में बताना है कि आपके कितने मार्क्स आए या क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है. मैं हर क्वेश्चन के बीच में 5 सेकेंड्स का ब्रेक लूंगी, गैप लूंगी, सो दैट आप लोग आंसर कर सकें. ओके. तो स्टार्ट करते हैं. आई होप यू गाइज आर रेडी. सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. Whose concept of abstracted empirism posits that empirical studies mostly follow a set of collecting data with conventional style of collecting them, which then are codified. एब्स्ट्रैक्ट एम्पिरिज्म एक कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में किसने बताया है? दिस इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम IGNOU. एंड ऑल्सो हिंदी स्टूडेंट्स यू गाइज कैन ऑल्सो सी द क्वेश्चन. ऑप्शंस हैं ऑगस्ट कोंत, सीरेट मिल्स, डैनियल बेल एंड मैक्स वेबर. The correct answer here is B, that is Searet Mills. Please remember, abstracted empirism का concept दिया है Searet Mills ने. ओके. ये हमें बताता है कि कैसे हमें डेटा को कलेक्ट करना होता है एंड उसके बाद हम उसको कोडिफाई करते हैं, ठीक है. सो एब्स्ट्रैक्टेड एम्पिरिज्म की बात कौन करता है? Searet Mills. प्लीज रिमेंबर. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड. नाउ हियर इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड.
Which among the following belong to neo evolutionary theoretical perspective? कुछ थिंकर्स दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन न्यू एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव को बिलोंग करता है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी देख लो। ऑप्शंस हैं स्पेंसर, मॉर्गन, लेस्ली वाइट एंड दुर्कहाइम। द करेक्ट आंसर इज सी, लेस्ली वाइट। प्लीज रिमेंबर, लेस्ली वाइट न्यू एवोल्यूशनरी को बिलोंग करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, न्यू एवोल्यूशनरी में और भी थिंकर आते हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए, जैसे कि जूलियन स्टीवर्ट, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, मार्शल सेलिन इज ऑल्सो अ न्यू एवोल्यूशनरी थिंकर। इसके अलावा एक और नाम आपको मिलेगा इग्नू में, दैट इज एलमन सर्विस। ओके, नाउ दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर्स गाइस, प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन इस तरीके के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा थिंकर कौन से पर्सपेक्टिव को बिलोंग करता है। ओके, सो यहां पर भी जो आंसर होगा वो है सी, दैट इज लेस्ली वाइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, which of the following factors contributed to the transformation from a traditional rural agrarian society to a modern urban industrial society? इसमें से कौन सा फैक्टर होगा जो हमें ये बताता है कि कैसे रूरल एग्रेरियन सोसाइटी से हम मॉडर्न अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ गए? कौन सा ऐसा फैक्टर हो सकता है? हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी इसको रीड करें एंड देन आंसर बताएं। ऑप्शंस इंग्लिश वाले मैं रीड कर देती हूँ। डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का कम हो जाना। राइज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन इंडस्ट्री, यानी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस का बढ़ जाना। इंक्रीज इन मैनुअल लेबर, मैनुअल लेबर मतलब जो हाथ से हम लोग काम करते हैं उसका बढ़ना। ग्रोथ ऑफ फ्यूडल सिस्टम, सो फ्यूडल सिस्टम यू ऑल नो जिसमें सर्व्स एंड लॉर्ड होते हैं। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी। टेक्नोलॉजी के बढ़ने की वजह से हम देखते हैं कि कैसे ट्रेडिशनल रूरल सोसाइटी से मूव करके हम आते हैं मॉडर्न अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, राइट। और यहाँ पर भी ऑप्शन बी होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो। हु इज द फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी? रैटक्लिफ ब्राउन, मेलिनोस्की, स्पेंसर, फ्रांस बोआस। हिंदी वाले भी क्वेश्चन रीड करो। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी हम किसको कहते हैं? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज फ्रांस बोआस। प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पावर एंड प्रिविलेज, अ थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन? 1966 में ये बुक आई थी। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है और ये मैंने इग्नू से ही लिया है डायरेक्टली। अच्छा, अगर आप लोगों को इंपॉर्टेंट बुक्स प्रिपेयर करना है एंड यू गाइज हैव नो आइडिया कि कहाँ से करें, तो नेट के अकॉर्डिंग जो 26 थिंकर हैं उनका एक PDF कंपाइल्ड आपको टेलीग्राम के फाइल सेक्शन में मिल जाएगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको खुद से कोई लिस्ट बना के प्रिपेयर करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ इग्नू नोट्स के लास्ट में, यानी चैप्टर के एंड में जो रेफरेंस दिए होते हैं ना, वहाँ से आप लोग बुक्स देख सकते हो। स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं, जो स्टार्टिंग के यूनिट्स हैं, उनकी बुक्स आप देख सकते हो। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये बुक मैंने वहीं से ली है, ठीक है। अदरवाइज जो हम लोग क्लास में कर रहे हैं वो सारी बुक्स तो आपको याद रखनी ही है। एग्जाम में अगर आ जाएगी तो प्लीज डोंट मेक इट इनकरेक्ट। ओके, ऑप्शंस हैं एडम कूपर, गेहार्ड लिंस्की, हेनरी मेन या फिर सुमनर। The correct answer is B, that is Gerhard Lenski. Please remember. Question number 6. A socio-economic system where commodities are produced and owned especially by the individuals and competitively sold for profit. So यहाँ पर keywords आपको देखने हैं, commodities are produced then sold for profit. कौन से सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे? कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म या फिर फंडामेंटलिज्म? हिंदी वाले भी क्वेश्चन रीड कर लो। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज कैपिटलिज्म। वी ऑल नो कि कैपिटलिज्म में ही हम लोग प्रॉफिट की बात करते हैं, कंपटीशन की बात करते हैं, कमोडिटीज के प्रोडक्शन की बात करते हैं, राइट। सो पूंजीवाद इज द आंसर। Question number 7. Which among the following work is not
बाय एमाइल दरखाइम। नाउ देयर आर फ्यू थिंकर्स जिनके बुक्स आपको पता ही होने चाहिए। देखो, अगर आपका गेट का एग्जाम है तो गेट के सिलेबस में जितने थिंकर्स हैं उनकी बुक्स, अगर आपका CUET PG का एग्जाम है तो उसके टॉपिक के अकॉर्डिंग जो थिंकर्स हैं उनकी बुक्स, एंड अगर आपका नेट का है तो नेट में 26 थिंकर्स जो हैं उनकी बुक्स आपको प्रिपेयर करनी है। और जो क्लासिकल थिंकर्स हैं वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल एग्जाम, जैसे कि हर्बर्ट स्पेंसर, एमाइल दरखाइम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, विल्फ्रेडो परेटो, इन सब की बुक्स आपको प्रिपेयर करनी ही करनी है। अब यहाँ पर बताओ कौन सी बुक है जो एमाइल दरखाइम की नहीं है। प्लीज लुक एट द क्वेश्चन केयरफुली, नॉट पूछा है। डिविजन ऑफ लेबर, सुसाइड, मॉरल एजुकेशन एंड हिस्ट्री ऑफ मेलेनेसियन सोसाइटी। हिंदी वाले भी क्वेश्चन रीड करो। द करेक्ट आंसर इज D, that is History of Melanesian Society. Now, History of Melanesian Society is a book written by W.H.R. River. एंड W.H.R. रिवर से एक क्वेश्चन आता है कि इन्होंने किस पे स्टडी किया था, तो प्लीज़ रिमेंबर इन्होंने टोडास पे स्टडी किया था, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो इनकी द टोडास करके एक बुक भी है, ठीक है। सो अगर एग्जाम में द टोडास या टोडास पे स्टडी किसने किया आता है तो प्लीज़ रिमेंबर वो होंगे W.H.R. रिवर, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज D. Question number 8. A society in which men and women would be physiologically male and female, they would not display extreme masculine and feminine qualities that are traditionally associated with men and women. एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर men और women जो हैं वो फिजियोलॉजिकली मेल एंड फीमेल है, यानी कि अगर आप उनको फिजिकली देखो, बॉडी देखो, तो मेल एंड फीमेल आपको दिखाई देंगे, बट उनके जो रोल्स होंगे, उनके जो मैस्कुलिन फेमिनिन क्वालिटीज़ होंगी वो बहुत ज़्यादा आपको उसमें डिफरेंस नहीं दिखेगा, यानी जो रोल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा अलग अलग नहीं होंगे। ऐसी सोसाइटी को हम क्या कह सकते हैं? नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डायरेक्टली टेकन फ्रॉम ग्लॉसरी ऑफ इग्नू। इग्नू के जो लास्ट में कीवर्ड्स और उनके डेफिनेशंस होते हैं ना, वहां से डायरेक्टली ये क्वेश्चन मैंने बनाया है। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? पेट्रियार्कल, एंड्रोजिनस, फेमिनिन या फिर जेंडर्ड। एलिमिनेट करके आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हो। कीवर्ड जो याद रखना है वो है नॉट डिस्प्ले एक्सट्रीम मैस्कुलिन एंड फेमिनिन क्वालिटीज। हिंदी वाले भी क्वेश्चन रीड कर लो। The correct answer is B, that is androgynous society. Please remember guys, androgynous society की बात होगी अगर फिजियोलॉजिकली मेल एंड फीमेल हैं बट उनके बीच में कोई मैस्कुलिन एंड फेमिनिन क्वालिटीज का एक्सट्रीम डिस्प्ले हमें नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। प्लीज रिमेंबर। हिंदी वाले भी देख लो इसको। Question number 9. Which among the following simply refers to mass of ideas which people expresses on any given issue? जब हम किसी भी इशू पे कुछ एक्सप्रेस करते हैं एज अ मास, यानी बहुत नंबर ऑफ पीपल जब एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रोपेगेंडा, कंट्रोल बाय रिलीजन, कंट्रोल बाय कोercion या फिर पब्लिक ओपिनियन। हिंदी वाले भी रीड करो। वेरी इजी क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज D, दैट इज पब्लिक ओपिनियन। ये हम लोग पढ़ते हैं सोशल कंट्रोल यूनिट में, राइट। तो जब भी ऐसा होगा कि एक मास अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करे किसी भी एक पर्टिकुलर इशू पे, दैट विल बी पब्लिक ओपिनियन, जिसको हम लोग हिंदी में जनमत कहते हैं, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10. What term refers to a wooden or stone representation of a animal or bird form believed to be mythical ancestor of a community? कहाँ पर ऐसा होता है या ऐसा कौन सा टर्म है जिसमें एक वुडन या फिर एक स्टोन को हम एक एनिमल या बर्ड के रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं और उसको एक मिथिकल एंसेस्टर मानते हैं किसी कम्युनिटी का? ये चीज़ किसके बारे में बात कर रहा है? टोटम, आइडियल, रिचुअल या फिर कोई स्टैचू? हिंदी वाले भी क्वेश्चन रीड करो। लकड़ी या पत्थर के चित्रण को संदर्भित करता है। ओ गॉड, आई डोंट नो हाउ टू रीड इट। थोड़ा सा मुझे लगता है मेरी हिंदी बेटर हो जाएगी अगर आप लोग हिंदी में भी पढ़ेंगे, राइट। अनुष्ठान, प्रतिमा, मूर्ति, टोटम। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज A, दैट इज टोटम। वी ऑल नो कि टोटम एक ऐसा
रिप्रेजेंटेशन होता है किसी एनिमल का, किसी बर्ड का, राइट। और एमाइल दरखाइम इस पे बात करते हैं, वो कहते हैं दैट अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन इज टोटमिज्म। प्लीज रिमेंबर दिस, एग्जाम में आता है, राइट। It is a primitive religion. Now, question number 11. According to Weber, the growth of dash in the Western world is closely connected with capitalism. किस बारे में बात की होगी यहाँ पे वेबर ने? ऑप्शंस देखो, सोशल एक्शन, रैशनैलिटी, आइडियल टाइप, वर्स्टेन। सारे ही कॉन्सेप्ट्स वेबर के हैं, बट कैपिटलिज्म से रिलेट करके उन्होंने किसके बारे में बात की होगी? हिंदी में भी पढ़ लो। वेबर के अनुसार पश्चिमी दुनिया में डैश की वृद्धि पूंजीवाद से निकटता से जुड़ी हुई है। सामाजिक क्रिया, तर्क संगतता, ओके, आदर्श प्रकार या फिर वेरस्टेन। ओके, ये वेरस्टेन नहीं वर्स्टेन है, तो हिंदी में ऐसा हो जाता है, देखो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है गूगल ट्रांसलेटर से, राइट। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज बी। वेबर ने कहा था कि वेस्टर्न वर्ल्ड में हम रैशनैलिटी को कैपिटलिज्म से रिलेट कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये डायरेक्टली इग्नू का स्टेटमेंट है और ऐसे स्टेटमेंट्स कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। Okay. Question number 12. Who among the following is skeptical of grand theories? इसमें से कौन है जो ग्रैंड थ्योरीज को रिजेक्ट करता है? वेबर, मार्क्स, बोर्ड्यू या फिर मर्टन? ग्रैंड थ्योरीज को रिजेक्ट करता है, कौन है वो? हिंदी वाले भी रीड करो, महान सिद्धांतों को। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज मर्टन। वेरी इजी। मर्टन कहते हैं कि हमें मिडिल रेंज थ्योरी बनानी चाहिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 13. When people assemble for collective totemic rituals, their explicit aim is to honor their totem. But what these rituals produce is a sense of Venus, which is an unintended, unrecognized and unanticipated consequence. किस बारे में बात हो रही है? मैनिफेस्ट, लेटेंट, डिसफंक्शन या फिर यू फंक्शन? थोड़ा सा देखो यहाँ पर एमाइल दरखाइम से रिलेट करके ये क्वेश्चन है और ये डायरेक्टली आपके इग्नू में मेंशन था। सोचो, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बनते हैं। हिंदी वाले भी इसको रीड करो। अनपेक्षित, अपरिचित एंड अप्रत्याशित। ओके, देखो मैं पढ़ रही हूँ अब हिंदी, मेरी हिंदी बेटर हो जाएगी। What will be the correct answer? So the correct answer will be B, that is latent function. So latent function क्या होता है? Latent function हमेशा unintended होता है, यानी कि हमारा intention कुछ और है बट उसका function हमें कुछ और भी मिल रहा है। जैसे यहाँ पर जो function है देखो वो क्या है? People assemble for collective totemic ritual. Their explicit aim is to honor their totem. So ये जो honor totem है ना, ये हो जाएगा manifest, क्योंकि ये इनका intention ही है, ठीक है। बट इसके साथ साथ क्या हो रहा है? सेंस ऑफ वेलनेस भी आ रहा है, तो सेंस ऑफ वेलनेस क्या हो जाएगा? लेटेंट, ठीक है, जो कि है एक्चुअल में अनइंटेंडेड, अनरिकॉग्नाइज्ड एंड अनएंटिसिपेटेड, ठीक है। प्लीज रिमेंबर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14. दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि दरखाइम स्टडीड प्रिमिटिव रिलीजन एंड दूसरा स्टेटमेंट है कि वेबर स्टडीड वर्ल्डली रिलीजन। सो बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। पढ़ो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्पेशली CUET PG में। द करेक्ट आंसर विल बी A, that is both statements are correct. Please remember, एमाइल दरखाइम ने प्रिमिटिव रिलीजन पे स्टडी किया था एंड वेबर ने वर्ल्डली रिलीजन पे किया था, ठीक है। दरखाइम ने आदिम धर्म का अध्ययन किया था और वेबर ने संसारिक धर्म का अध्ययन किया था, ठीक है। सो कथन 1 एंड कथन 2 दोनों सही हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 15. मेलिनोस्की एक टर्म यूज करते हैं दैट इज कॉमिसिरिएट, ठीक है। कॉमिसिरिएट का मतलब क्या है, आपसे ये पूछा है एंड दिस इज डायरेक्टली गिवन इन इग्नू। अ ग्रुप ऑफ पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग रिचुअल, अ कॉन्वॉय दैट ट्रांसपोर्ट फूड, अ सिस्टम ऑफ ट्रेड एंड बार्टर या फिर अ मेथड ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पर अगर आपने थोड़ा भी मेलिनोस्की को पढ़ा है और आपको पता है किस तरह की बात उन्होंने की है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या होगा। हिंदी वाले भी रीड करो क्वेश्चन।
The correct answer here is B, that is a convoy that transport food. इन्होंने ये टर्म यूज किया था जब ये अपनी नीड थ्योरी के बारे में बात करते हैं. अभी हम लोग देखते हैं कौन सी वो नीड्स हैं जिसके बारे में मेलिनोस्की बात करते हैं. सो दीज आर द नीड्स दैट ही टॉक्स अबाउट. ये 7 बेसिक नीड्स की बात करते हैं और उसके साथ ये बताते हैं कि क्या क्या कल्चरल रिस्पॉन्सेज हैं जो हमें देखने को मिलता है. ठीक है, जो हमारी बेसिक नीड्स को पूरा कर रहा होता है. तो मेटाबॉलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में ही यूज दिस टर्म, प्लीज रिमेंबर. ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए किनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट या रिस्पॉन्स यू कैन से. बॉडली कंफर्ट के लिए शेल्टर इज देयर. सेफ्टी के लिए प्रोटेक्शन इज देयर. मूवमेंट के लिए एक्टिविटीज़ हैं. ग्रोथ के लिए ट्रेनिंग है और हेल्थ के लिए हमारा हाइजीन है. ठीक है, सो ये कुछ कल्चरल रिस्पॉन्सेज हैं जो इन्होंने बताए थे अपनी नीड थ्योरी में. ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. द जेनेसिस ऑफ एलीट थ्योरी इज एट्रीब्यूटेड टू व्हाट? मार्क्स, परेटो, मॉस्का या फिर वेबर? एलीट थ्योरी के बारे में पूछा है गाइस, प्लीज सी. एलीट थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे बेसिक से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. So the correct answer here is B, that is Pareto. You all know. Now let me know in the comment section कि Pareto की सबसे famous book कौन सी है. So यहाँ पर भी Pareto होगा आंसर. Question number 17 देखो. Which term is best defined when individuals are working and producing but fail to see any meaning in what they are doing? यानी individuals काम कर रहे हैं but उन्हें उसका कोई भी result, कुछ भी दिख नहीं रहा है, कोई meaning उनको नहीं दिख रही है. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनोमी, डिप्रेशन, डेविएंस या फिर डिविजन ऑफ लेबर. जब व्यक्ति काम कर रहा हो और उत्पादन कर रहा हो लेकिन जो कुछ भी कर रहा हो उसमें कोई अर्थ नहीं देख पा रहा. सो इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे इन सोशियोलॉजी? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज अनोमी. अनोमी इज अ स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस. Okay, given by एमाइल दरखाइम. ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में गाइस, सो प्लीज रिमेंबर. क्वेश्चन नंबर 18. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एजील मॉडल? इसमें से जो टेलकर पार्सन का एजील मॉडल है उसका पार्ट क्या नहीं होगा? यानी एजील का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए. अडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन या फिर लॉस. हिंदी वाले भी रीड करो. पढ़ाऊंगी मैं आपको एजील मॉडल. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इजी क्वेश्चन आएगा बट हाँ नेट और गेट में क्वेश्चन टफ आएगा. सो आप लोगों को इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है. ओके, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? वेरी इजी क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज लॉस. और लॉस की जगह पर क्या होगा? इट्स लेटेंसी. ओके, आज के क्वेश्चंस मैंने थोड़े से इजी रखे हैं ताकि आप लोगों को एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से हम लोग इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, एंड दिस सीरीज इज़ फॉर ऑल स्टूडेंट्स. ओके, ऐसा नहीं है कि अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो आप लोग ये नहीं करेंगे. ठीक है, सबको है, मैंडेटरी है ये सेशंस करना ना. हु वॉज द नेफ्यू ऑफ एमाइल दरखाइम? इसमें से नेफ्यू कौन है एमाइल दरखाइम का? यानी कि भतीजा. ओके, सो एमाइल दरखाइम चाचू हैं किसी के. नाउ लेवी स्ट्रॉस, मार्शल मॉस, रॉबर्ट मर्टन या फिर एम एन श्रीनिवास. तो एम एन श्रीनिवास तो यहाँ पे क्या ही कर रहे हैं. चलो बताओ आंसर. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज मार्शल मॉस. प्लीज रिमेंबर, इस तरह के फैक्ट एग्जाम में आ जाते हैं और अगर आपको नहीं पता है तो आप एकदम आता हुआ जो मार्क्स है वो आपका चला जाएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं. ठीक है, तो हम लोग इसी तरीके से जो इग्नू की जितनी फैक्ट्स हैं उनको ऐसे ही कवर कर लेंगे सो दैट आपको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम में कि आपने इग्नू का अच्छा खासा पोर्शन कवर कर रखा है. कॉन्सेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे. आज आपका फर्स्ट क्लास है इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं बट ये वही क्वेश्चंस हैं गाइज जो एग्जाम में आते हैं. ठीक है, हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें फोकस सिर्फ उसी पे करना है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास. इसके बाद आपको मुझे कमेंट में बताना है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं. ठीक है, और फिर हम लोग कल मिलेंगे सेम टाइम 5 और 6 PM जैसा भी होगा टेलीग्राम पे. यू गाइस विल नो. सो थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज किसकी बुक है? हर्बर्ट स्पेंसर, लेस्ली वाइट, मार्शल सैलिन या फिर जूलियन स्टीवर्ट. सो कल्चर के टॉपिक से बुक्स वगैरह आती हैं, सो प्लीज रिमेंबर दिस क्वेश्चन एज वेल.
द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज जूलियन स्टीवर्ट। प्लीज रिमेंबर गाइस, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नाउ धीमे धीमे करके हम लोग क्वेश्चंस के लेवल बढ़ाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 10 क्वेश्चंस हार्ड हो एंड 10 क्वेश्चंस इजी हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक साथ हम लोग ज़्यादा क्वेश्चंस कर लें। ठीक है, सो ऐसा कुछ नहीं है कि 20 ही क्वेश्चंस होंगे, बट मिनिमम 20 क्वेश्चंस तो होंगे ही, इससे कम नहीं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप यू लाइक दीज क्वेश्चंस। इग्नू नोट्स से पढ़ो, इग्नू नोट्स रिवाइज करो। अगर कोई सोर्स नहीं पढ़ना है तो प्लीज़ इग्नू पे फोकस कर लो और ये क्वेश्चन ज़रूर से सॉल्व करना। इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी, पता भी चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और नॉलेज जो है वो तो बढ़ेगा ही, राइट। सो अगर पहली बार देख रहे हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड हाँ, मेरे जो हिंदी स्टूडेंट्स हैं, यू गाइस हैव टू टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन, तो मुझे भी आइडिया रहेगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से हैं। ओके, एंड दीज क्वेश्चंस आर हाईली इंपॉर्टेंट गाइज, डोंट टेक इट लाइटली। कल पढ़ के आना सारा जितना भी है आपका सिलेबस और आके टेस्ट देना। ठीक है, सेम टाइम हम लोग करेंगे 30 डेज तक, 30 सेशंस होंगे और इसका जो PDF है वो भी आपको मिलेगा टेलीग्राम पे। ओके, दिस इज़ द टेलीग्राम दैट यू हैव टू ज्वाइन। और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है सोशोलॉजी रिलेटेड, तो आप मुझसे यहाँ पर बात कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा विद ऑल योर सपोर्ट एंड लव देयर इज़ अ ऐप ऑल्सो जो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। इस पर बहुत सारे कोर्सेज हैं जो अभी आएंगे, नेट के लिए, गेट के लिए, CUET PG के लिए ऑलरेडी बैच चल रहा है। तो अगर कोई भी बैच ज्वाइन करना है तो यहाँ पर कर सकते हो, टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो कल मिलते हैं सेम टाइम। टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लेना ताकि एक आइडिया रहे कि कितने बजे क्लास होना है। और कोशिश करो गाइस कि क्लास को लाइव करो, सो दैट जैसे ही स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा आपको उसका आंसर देना है चैट में। ओके, चलो कल मिलते हैं। कीप लर्निंग।